जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का कक्षा 8 का अध्याय 6 पढ़ेंगे। इससे पहले की सारी वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग अध्याय 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेज लोग कैसे देसी जनता को, भारतीय लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे और इन भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेज लोग क्या सोचते थे, क्या विचार थे उनके, किस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ, ये इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े। इस अध्याय में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे, यानी कि अंग्रेज लोग मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को बदलना है। ऐसा अंग्रेज लोग चाहते थे। वो भी किस लिए चाहते थे, ये भी आगे हम लोग देखेंगे। भाषाविद किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे भाषाविद कहा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो, उसका विद्यार्थी हो, अध्ययनरत हो उसमें, और कई भाषाएं वह जानता हो, उसे भाषाविद कहा जाता है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज लोग क्या चाहते कि उनके हिसाब से सभ्य बने भारतीय जनता, उनके मुताबिक उनकी अच्छी प्रजा बने, जो शासन में उनका सहयोग करे, उनके इशारों पर चले। ऐसा समाज अंग्रेज लोग बनाना चाहते थे और इसको बनाने के लिए उनके भी पास बने बनाए सवाल नहीं थे और इस सवाल पर कई दशकों तक बहसें चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, भारतीय लोगों ने ब्रिटिश अंग्रेजों के विचारों पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद यानी कि प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं जो थी, उसकी परंपरा की बात किया जा रहा है। प्राच्यवाद की परंपरा सन 1783 में विलियम जोन्स के नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। विलियम जोन्स का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये विलियम जोन्स है। यहाँ पे विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, इनसे फारसी भाषा विलियम जोन्स सीख रहे हैं। तो सन 1783 ईस्वी में ये विलियम जोन्स आए थे। 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए थे और इन्हें विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। विलियम जोन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसमें इनको जूनियर जज के पद पर इन्हें तैनात किया गया था। विलियम जोन्स को कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स एक भाषाविद भी थे, इन्हें कई भाषाएं भी आती थी। उन्होंने अर्थात विलियम जोन्स ने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था और वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीख रहे थे। उनके एक दोस्त हैं जिनसे अरबी सीख रहे हैं और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे।
कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिक, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। विलियम जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर विलियम जोन्स ने कि कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ये लोग भारतीय भाषाएं सीख करके, संस्कृत व फारसी भाषाएं सीख करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ये इम्पॉर्टेंट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो यही विलियम जोन्स ने किया था, जो कलकत्ता में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और इसके साथ साथ एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया है। और इसी के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन भी इन्होंने किया है और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, मूर्ति दिया गया है। किसका है? हेनरी टॉमस कोलब्रुक का है। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये कोलब्रुक, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। ये भारत के और पश्चिम के दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। ये दोनों लोग, जोन्स और कोलब्रुक। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। इन लोगों का ये मानना था, ऐसे विचारधारा वाले लोगों का, कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, अर्थात चरम पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि प्राचीन समय में जो हिंदुओं और मुसलमानों के जो पवित्र ग्रंथ और कानून ग्रंथ जो लिखे गए थे, पवित्र और कानूनी ग्रंथ जो लिखे गए थे, उनको खोज करके पढ़ करके भारतीय लोगों के बारे में अच्छे से जाना जा सकता है, ऐसा इनका विचार था। और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, ऐसा इनका विचार था। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय, यानी कि एशिया से, यूरोप से ये लोग आए थे। यूरोप भारत के पश्चिम में है, यूरोप भारत के पश्चिम में है, तो भारत का पश्चिमी देश कहा जाते हैं यूरोप के जितने भी देश थे। ब्रिटेन भी यूरोप का ही देश है। तो अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे अधिकारियों ने दलीलें दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय, यानी पश्चिमी ज्ञान यानी कि यूरोपीय ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए, ऐसा ये लोग चाहते थे। इन अधिकारियों का ये भी
मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाना चाहिए, वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में इन लोगों की दलीलों को देखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया? तो कलकत्ता में पहली बार मदरसा जो खोला गया था 1781 में खोला गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया। और क्यों खोला गया? अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ साथ 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई बनारस में? तो 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है, शायद जिसे आज BHU कहा जाता है। तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1791 ईस्वी में की गई थी। क्यों की गई? कि ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ अफसरों को तो एक ऐसी विचारधारा वाले थे जिन्हें हम पढ़ चुके, लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारे अफसर थे जो ऐसी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। ये सारे प्राचीन संस्कृतियों का जो सम्मान करने वाले थे, एक विचारधारा थी अंग्रेजों की। इसके विरुद्ध भी कुछ लोग थे जो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। इसके बाद यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये वारेन हेस्टिंग का चित्र दिया गया है। वारेन हेस्टिंग की प्रतिमा दिखाया गया है। यहाँ पे ब्राह्मण है और यहाँ पे एक तरफ चित्र दिखाया गया है मुंशी का। तो वारेन हेस्टिंग का स्मारक है ये, रिचर्ड वेस्टमा कोर्ट 1830 का है। और अब ये कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में इस समय रखा गया है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। वारेन हेस्टिंग का जिनका चित्र हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। 1773 ईस्वी से गवर्नर जनरल का पद क्रिएट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, जिसमें वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे, जिनका चित्र हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। वारेन हेस्टिंग भी प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। एक तरफ ये पंडित जी हैं खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ये मुंशी बैठे हुए हैं वारेन हेस्टिंग की प्रतिमा के। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। हेस्टिंग व अन्य प्राच्यवादी विद्वानों से बहुत सारे अंग्रेज लोग भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देकर देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। तो कब किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग ने। और उनका विचार था, यानी कि वारेन हेस्टिंग का विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए, ऐसा वारेन हेस्टिंग का विचार था। इसी के चलते 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इधर दिया गया है प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो प्राच्यवादी एशिया की भाषा, एशिया अपना भारत भी
एशिया में ही आता है। एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा गया है। मुंशी किसे कहा जाता था? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, तो उस समय उसे मुंशी कहा जाता था। वर्नाकुलर किसे कहा जाता है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वर्नाकुलर अंग्रेज लोग करते थे इसका इस्तेमाल। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग करते थे। मदरसा किसे कहा जाता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। तो मदरसा की बात करें तो एक अरबी शब्द है। स्कूल को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। मदरसा किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है जहाँ पे ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ सीखा जाता हो, तो ऐसे स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। 19वीं सदी की शुरुआत की बात करें, 1800 ईस्वी जब समाप्त हुआ, 1800 ईस्वी समाप्त होने के बाद शुरू होता है 19वीं ईस्वी। तो 19वीं ईस्वी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोणों की आलोचना करने लगे थे। जो प्राच्यवादी अंग्रेज थे उनकी आलोचना करने लगे थे, उनके विचारों की आलोचना करने लगे थे बहुत सारे अंग्रेज अफसर। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का, उनके लिए अपना भारत देश पूर्वी समाज था। भारत देश यूरोप के पूर्व में है, यूरोप के पूर्व में पड़ता है एशिया, और एशिया में ही आता है अपना भारत। तो यूरोपीय लोग भारत को क्या कहते हैं? पूर्वी देश कहते हैं, और जबकि एशिया या भारत के लोग यूरोप को पश्चिमी देश कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा गया है। अंग्रेजों का मानना था कि, कुछ अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान, यानी कि भारत जैसे देश की बात हो रही है, कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। प्राच्यवादी विचारधारा की आलोचना करने वालों में, उन पर हमला करने वालों में जेम्स मिल एक प्रमुख थे। और उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में, अर्थात जेम्स मिल की राय में, शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की। अठारह सौ 30 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही इनकी आलोचना शुरू हो गई थी, लेकिन 1830 ईस्वी तक आते आते प्राच्यवादी विचारधाराओं का विरोध और भी ज़्यादा हो गया और भी तीखा हो गया। थॉमस बैबिंगटन, इनका चित्र भी दिया गया है, थॉमस बैबिंगटन मैकाले, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। ये प्राच्यवादियों की आलोचना करने में
मैकाले सबसे मुखर और प्रभावी विचारक थे। वह भारत के असभ्य देश वह भारत को, ये जिनका चित्र हम लोग देख रहे हैं, थॉमस बैबिंगटन मैकाले, ये भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। इनके हिसाब से मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, अर्थात उसके समान नहीं थी। भारत जैसे पूर्वी देश की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, ऐसा इनका मानना था मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे इनका मैकाले का चित्र भी दिखाया गया है, थॉमस बैबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। ये इनका अध्ययन कक्ष है और इनकी तस्वीर है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने आवेश पूर्वक अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और इनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं व्यूरण। मिनट्स एक इंग्लिश शब्द है और हिंदी में मिनट्स को कहा गया है यहाँ पे व्यूरण। तो मैकाले के मिनट्स या व्यूरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। मैकाले के मिनट्स या व्यूरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम कब पारित किया? तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। 1835 में जब अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया तो इसमें यह फैसला भी लिया गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे और बनारस हिंदू कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को कोई प्रोत्साहन न दिया जाए, उन्हें अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई और इसके साथ साथ इसी अधिनियम के तहत स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। एक स्रोत इधर दिया गया है, दाहिने तरफ स्रोत 1 दिया गया है, ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ऐसा थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने लिखा है। भारतीय शिक्षा का विषय इनका फरवरी 1835 के मिनट्स से लिया गया ये स्रोत 1 है। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। 1854 में को
लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर को, जो भारत में गवर्नर जनरल थे, उनको शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, या इंग्लिश में कह लीजिए वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो 1854 के वुड का नीति पत्र में, वुड के नीति पत्र के दस्तावेजों में भारत में लागू की जा रही शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए, यानी कि इस 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश के नोट भेजा था, उसे वुड का नीति पत्र के नाम से जाना गया। और इस नीति पत्र में भारत में लागू की जाने वाली नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए इस एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे, ये एक बार 1854 में फिर से इस नीति पत्र में दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझाने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। देख लीजिए इनका, अब यहाँ पे इनका स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है कि अगर इनको अंग्रेजी शिक्षा दिया गया तो ब्रिटिश इनकी रुचियाँ, भारतीय लोगों की रुचियाँ और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप की बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। ये भी इनका स्वार्थ था कि अगर इनको अंग्रेजी शिक्षा सिखाएंगे तो ये सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, ऐसा मानते थे लोग, और ऐसा भरोसा था इनको कि कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की भी कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। 1854 के नीति पत्र के बाद में कई कदम उठाए गए। उनमें से थे कि सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, 1857 में जब 1857 का विद्रोह शुरू होने वाला था, तो उस समय 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो तीनों प्रेसिडेंसी में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यहाँ पे एक स्रोत 2 दिया हुआ है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क दिया गया है कि 1857 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। यह 1857 का वुड का नीति पत्र। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी
यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ऐसा इस नीति पत्र से 1854 के वुड के नीति पत्र से स्पष्ट हो गया था। एक यहाँ पे चित्र भी दिया गया है 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। ये 19वीं सदी की बम्बई विश्वविद्यालय की ये तस्वीर दिया गया है, यहाँ पे चित्र दिया गया है उसका। नैतिक शिक्षा की मांग, यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है। ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। सेरामपुर मिशन की स्थापना में इन्होंने मदद किया था। ये ईसाई प्रचारक हैं विलियम केरे, इनका नाम है इस विलियम केरे, और ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं। नैतिक शिक्षा की मांग, 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ये अपना ईसाई लोग अपना धर्म का प्रचार का गुणगान अलग से कर रहे थे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ऐसा अंग्रेजों को भय था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 ईस्वी में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। ईसाइयों के प्रचारक स्कूल 19वीं सदी के दौरान लगभग पूरे भारत में खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है, क्योंकि 1857 में विद्रोह, एक बड़ा विद्रोह ये लोग देख चुके थे। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज है। ये ईसाइयों का ही रहा होगा। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। इसी के साथ साथियों ये पार्ट यहीं तक। इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आप लोग पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।